नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था पश्चिम चंपारण। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण का ही के हिस्सा जो है वो पूर्वी चंपारण है। जिस तरह से पश्चिमी चंपारण का जो प्रमंडल है वो तिरहुत था, वैसे ही पूर्वी चंपारण का जो प्रमंडल है वो भी तिरहुत ही है। हमने आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण वो सब तिरहुत प्रमंडल के अंदर आते हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि जो प्रमंडल है वो बिहार के अंदर कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल होते हैं। उसमें से एक प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है और इसी तिरहुत प्रमंडल के अंदर जो है पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण आता है। चलिए अब पूर्वी चंपारण के थोड़े से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का इतिहास क्या है पूर्वी चंपारण का। देखिए पहला जो है ये है तपोवन। तपोवन क्यों प्रसिद्ध है? आप जब जाएंगे कभी भी मतलब पश्चिमी चंपारण घूमने के लिए तो उसमें एक स्थान है तपोवन। यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि एक राजा ध्रुव थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी यहाँ पे और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो तपस्या किया था। किसके लिए प्राप्ति के लिए किया था वो तपस्या? ज्ञान प्राप्ति के लिए, राजा ध्रुव। ठीक है, इसी कारण से चूंकि यहाँ पे तपस्या उन्होंने किया था और तपस्या में सब वन में होता है, महल इमारत ये सब में तो तपस्या हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो तपस्या किया था वो कहाँ पर किया था? वो वन में किया था और वन में घोर तपस्या की थी, बहुत दुख भरी तपस्या की थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इस जगह को तपोवन के नाम से जाना जाता है। इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तपोवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तपोवन के नाम से जाना जाता है। दूसरा मिथिला या तिरहुत। मिथिला या तिरहुत, एक सेकेंड। दूसरा जो है वो है मिथिला और तिरहुत। ठीक है, मिथिला तिरहुत क्या है? देखिए तिरहुत का जो प्राचीन नाम था ना वो मिथिला था। ठीक है, मिथिला किसके लिए प्रसिद्ध है ये कौन नहीं जानता होगा? राजा जनक, विदेहराज, वो इन्हीं का जो है नगरी था। ठीक है, ये जो तिरहुत नगरी थी ये किसकी नगरी थी? विदेहराज की नगरी थी, राजा जनक की नगरी थी। और राजा जनक कौन थे? माँ सीता की कौन थे? पिता थे। माँ सीता उनकी कौन थी? पुत्री थी। तो ये जो है मिथिला जो है इन्हीं के कारण से जाना जाता है। हालांकि यहाँ की जो भाषा है और पूर्वी चंपारण की भाषा, उसमें मैथिली का उतना अंश नहीं दिखता है। यहाँ पे कि यहाँ की जो भाषा है वो भोजपुरी मानी जाती है। पश्चिम चंपारण में भी भोजपुरी ही बोला जाता है। तो यहाँ की जो भाषा है उसमें मिथिला का पुट होना चाहिए, पर कुछ कुछ स्तरों पर तो दिखता है, लेकिन अधिकांश स्तरों पर यहाँ की जो मूल भाषा है वो भोजपुरी ही है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में मिथिला। तपोवन हो ही गया। तीसरा देखिए इसमें ऐतिहासिक चीजों में देखिए, चंपारण जो था ना ये 1866 में एक ही हुआ करता था, इकलौता था। 1866 में एक चंपारण था बस। 1866 में एक ही था, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता, इसी 1971 की बात में हुआ था, इसी समय में हुआ था। 1971 में क्या हुआ, इसको अलग कर दिया गया और पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण बना दिया गया। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो चंपारण है ना वो बहुत बड़ा जिला है। अभी सोच लीजिए पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। अब सोचिए जब उसमें पूर्वी चंपारण भी ऐड था तो कितना बड़ा जिला होता होगा। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल कितना था पश्चिमी चंपारण का, 5228 वर्ग किलोमीटर और इसका है 3969 वर्ग किलोमीटर। दोनों को जोड़िए तो देखिए आपका जिला जितना बड़ा होता है आपके पास उतनी ही प्रशासनिक समस्याएं भी आती हैं। उस जिले का जो जिलाधिकारी होगा या जो पुलिस अधीक्षक होगा, वो जिला चूंकि बड़ा है तो इस कारण से उसको संभालने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि जिला बड़ा है। इतना बड़ा जिला को संभाल पाना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रशासनिक समस्याओं के कारण जो है किसी भी जिले को विभाजित कर दिया जाता है जब ये लगता है कि यहाँ पे प्रशासनिक समस्या संकट खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको अलग करके 1971 में 2 जिला बना दिया गया। अब दोनों जिला में 2 जिलाधिकारी हो गए, 2 पुलिस अधीक्षक हो गए। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, है ना। अब देखिए भूगोल की बात थोड़ी कर लेते हैं। भूगोल जो यहाँ का जो क्षेत्रफल है ना वो 3969 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ये चीज। पश्चिम चंपारण का कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर है। और पूर्वी चंपारण का कितना है? पूर्वी चंपारण का क्षेत्रफल है 3969 वर्ग किलोमीटर। 69 याद रखिएगा। ठीक है, 3969 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल क्या है? 3969 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 3969 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? जैसे पश्चिमी चंपारण की मिट्टी है वैसी तो यहाँ की मिट्टी होगी। मिट्टी कैसी होगी? दलदली होगी। क्यों दलदली मिट्टी होगी? क्योंकि इधर से गंडक भी बहती है, इधर से गंडक भी बहती है, इधर से बागमती भी आती है। और ये सब आती है कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में आती है। यहाँ पश्चिमी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण है ईस्ट में, पूर्व में। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? मिट्टी कैसी होगी? दलदली मिट्टी होगी। दलदली मिट्टी को चौर मिट्टी भी कहते हैं। दलदली मिट्टी को चौर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, दलदली होगी, भुरभुरी होगी। यहाँ नदी कौन सी बहती है पूर्वी चंपारण में, हमने आपको बताया है गंडक तो बहेगी, क्योंकि पश्चिम चंपारण से होते हुए नीचे जाएगी। अब ऐसा तो है ना, गंडक बोलेगी ना भैया हम खाली पश्चिम चंपारण बहेंगे, पूर्वी चंपारण में हमको दुश्मनी है, ऐसा तो बोल नहीं सकता। वो तो नदी है भैया, वो तो सीमाओं को नहीं देखती है, सीमा भेद तो नहीं करती है, वो तो हर जगह जाएगी, तो वो पूर्वी चंपारण भी जाएगी। तो इसीलिए इस नदी जो गंडक नदी है ये पूर्वी चंपारण में भी बहती है। एक और नदी, इसको हम कहते हैं बागमती नदी। इसको क्या कहते हैं, बागमती नदी। बागमती नदी आई थिंक मेरे ख्याल से पश्चिम चंपारण में नहीं बह पाती है, क्योंकि इधर से जो आती है ना गंडक, यूपी होते हैं, वो पश्चिम चंपारण में जाती है। और चूंकि यहाँ पे ईस्ट में पूर्वी चंपारण, तो यहाँ से आती है बागमती और सीधा पूर्वी चंपारण में घुस जाती है, पश्चिम चंपारण टच नहीं करती है। तो एक गंडक हो गया, एक बागमती हो गई। दूसरा जो यहाँ का फसल है, अब चूंकि दलदली मिट्टी है तो यहाँ कैसा फसल उपजेगा, यहाँ पे गन्ना और बासमती चावल जैसे फसल उपजाए जाएंगे। वही ये मिट्टी जो है इस फसल के लिए उपयुक्त होती है, गन्ने के लिए, बासमती चावल के लिए। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान में रखिए, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला इसी को माना जाता है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला किसको माना जाता है, पूर्वी चंपारण को माना जाता है। तो सबसे बड़ा किसको, मतलब सबसे पहला किसको माना जाता है जनसंख्या वाला, अब बताइए सबसे पहला किसको माना जाता है। सबसे पहला माना जाता है किसको, पटना को। किसको, पटना को। तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, और पहला, बिहार का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शीतल और आर्द्र होगी, क्योंकि हिमालय ऊपर में है। हिमालय चूंकि ऊपर में, तो यहाँ की जलवायु हमेशा शीतल और आर्द्र ही होगी, हवाएं ठंडी आएंगी, है ना। हिमालय से हवा कैसी हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, और ठंडी हवा आने के कारण क्या होगा, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शीतल और आर्द्र होगी। नहर की बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपको वहाँ क्या पढ़ाया था, कितने नहर थे, 3 नहर वहाँ भी थे। ठीक है, कौन कौन नहर थे बताइए, एक तिरहुत था, एक तिरहुत नहर था, एक त्रिवेणी नहर था, और एक कौन सा नहर था वहाँ पर, बताइएगा आप मेरे को। ठीक है, तिरहुत और त्रिवेणी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे भी नहर है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से नहर है, पहला है ढाका, फिर है त्रिवेणी, और फिर है सकरी। ढाका, त्रिवेणी, सकरी। इसको अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो धात्रिश, ढाका, त्रिवेणी, सकरी, धात्रस। ठीक है, इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं। नहर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि नहर क्या होता है, जहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है वहाँ पर पानी की समस्या को हल करने के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है। उसके माध्यम से पानी उन दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँचाया जाता है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है और फसल सूख जाती है, उन क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 नहर है, एक ढाका नहर, एक त्रिवेणी नहर, एक सकरी नहर। ठीक है, अब इसके प्रशासनिक विभाजन की बात कर लेते हैं। देखिए, पंचायत 409 है। पंचायत कितने हैं, 409 है। इसको याद करने का क्या तरीका है, 409 को 409 ही बोलिएगा ना, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। तो पंचायत 409, गांव 1345। भाषा यहाँ की क्या है, हमने आपको बताया पश्चिमी चंपारण और जो पूर्वी चंपारण है उसकी भाषा क्या है, भोजपुरी है। आप भोजपुरी जानते हैं, आप भोजपुरी जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ उतना अच्छा से, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, कहाँ जात बारू हो, का करत बारू हो, का करत बारू हो, और कुछ बोलता है यार भोजपुरी में, पता नहीं। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ, कहाँ जात बारू, का करत बारू, ऐसे ही कुछ बोला जाता है। ठीक है, मेहरारू बोला जाता है, और कोई के शब्द होता है, हमको याद है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ की भाषा जो है ना वो क्या है, भोजपुरी है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो पंचायत 409, गांव 1345, भाषा भोजपुरी। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। प्रश्न आएगा तो बना देंगे ना, हमको यकीन है आप बना देंगे, आप चैंपियंस हैं। दूसरा पर्यटन स्थल की बात करेंगे। ठीक है, आपको ये सब चीज इतना तो याद रहे ना रहे, मिथिला को ही तिरहुत कहा जाता है, तपोवन, ये सब भले याद ना रहे, जो घूमने वाले बंदा उसको पता रहे तो अच्छा है, या जो बाहरी राज्य है बिहार के उनको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य जो है वो सबके लिए है ये पर्यटन स्थल। इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पहला है केसरिया बौद्ध स्तूप। केसरिया बौद्ध स्तूप देखिए कैसा है। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है इसका जो लंबाई है ना 104 फुट है, 104 फुट है, 104 फुट है। और इसको दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना गया है, बिहार में है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जिसको हम कहते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप, कहाँ पर है, बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है भैया, पूर्वी चंपारण में है। एक और स्तूप है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोराबदूर, बोराबदूर स्तूप। ठीक है, ये जो स्तूप है ना ये जावा है,
एक देश है सुमात्रा, उसी का ये राजधानी है जावा, उसमें बोराबदूर स्तूप जो है वो पाया जाता है। इसकी लंबाई 103 फुट है, 103 फुट है, उससे 1 फुट ज़्यादा है केसरिया बौद्ध स्तूप। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा केसरिया बौद्ध स्तूप जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है, बोराबदूर स्तूप इसके बाद आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लौड़िया नंदनगढ़ का, लौड़िया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ। हमने आपको बताया था कि कल पश्चिम चंपारण जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया कि लौड़िया अरेराज एक बस चलती है, बता रहे थे आपको, तो वो तो वहाँ पहुँचाती है, अरेराज पहुँचाती है। ये नंदनगढ़ है, लौड़िया नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण में ये जगह है, और यहाँ पर भी जो है अशोक के स्तंभ मिले हैं। ठीक है, 249 ईसा पूर्व में यहाँ पे अशोक ने स्तंभ बनवाया था, ये अशोक स्तंभ को बनवाया था लौड़िया नंदनगढ़ में। और इस अशोक स्तंभ पर जो है ना अपने आप को अशोक ने प्रियदर्शी बोला है। क्या बोला है? प्रियदर्शी। जैसे अशोक के बहुत सारे नाम थे, ठीक है, जैसे देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का क्या मतलब हुआ? तो देवताओं का प्रिय था अशोक, ऐसा बोलता है अशोक खुद को। अशोक बड़ा कमाल का बंदा था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बड़ा खतरनाक का कैरेक्टर है वो अपने आप में ही। तो उनको अपने आप को देवानाम प्रिय कहता था, देवताओं का प्रिय खुद को कहा है उसने। प्रियदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय हो, तो खुद को अशोक ने यहाँ पे प्रियदर्शी कहा है। एक व्यक्ति के बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे आपका नाम सरकारी दस्तावेज में अलग होगा, माता पिता या घर में आपका नाम अलग होगा, और आप जब दोस्तों के बीच जाते होंगे तो आपका नाम अलग होता होगा। जैसे कि अगर आप बात करें सरकारी दस्तावेज में, अगर आपका नाम राम है तो घर में आपको क्या बुला दिया जाता है? रामू। घर में क्या बोला जाता है? रामू। और दोस्त के बीच में जाएगा तो क्या बुलाएगा? अरे रामुआ इधर आ, है कि नहीं? तो नाम बदल गया है, नाम एक ही है लेकिन अन्य नामों से आपको बुलाया जा रहा है। तो वैसे ही नंदनगढ़ में जो अशोक स्तंभ है उसमें प्रियदर्शी है, लेकिन इसके अलावा उनका नाम अशोक भी है, देवानाम प्रिय भी है, प्रियदर्शी भी है। ठीक है, 249 ईसा पूर्व में इस स्तंभ को स्तंभ धर्मलेख भी कहा जाता है। इस स्तंभ को स्तंभ धर्मलेख भी कहा जाता है। स्तंभ धर्मलेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अशोक ने कुछ आदेश पारित किए थे। लगभग 16 आदेश का जिक्र है। कितना आदेश का जिक्र है? 16 आदेश का जो है जिक्र यहाँ पर किया है अशोक ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है इसको स्तंभ धर्मलेख कहा जाता है। धर्म से संबंधित आदेश कुछ दिए थे अशोक ने, इस कारण से इसको स्तंभ धर्मलेख भी कहा जाता है। कोई भी राजा होता है वो आदेश तो देगा ना अपनी प्रजा को, तो कैसे देगा? यहाँ पे तो फेसबुक और उस टाइप की मीडिया होती नहीं थी, वहां तो न्यूज वाले नहीं पहुंच जाते थे लेके, अब भाई इधर आओ, हाँ बताओ आज क्या धारा 144 लगाया, क्या नहीं बताया सकता था, तो कैसे बताएगा अशोक? लिखवा के बताता है, खरुच खरुच के लिखो रे अभिलेख पर कि ये आदेश है धर्म को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्तंभ धर्मलेख भी कहा जाता है। एक और है गांधी स्मारक मोतिहारी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ही एक हिस्सा है। 1972 में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। गांधी स्मारक का निर्माण क्यों किया गया था? गांधी स्मारक का निर्माण इसलिए किया गया था कि गांधी जी का योगदान जो है ना, जो हम लोग का चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा था गांधी जी का। अगर गांधी ना होते तो शायद चंपारण आंदोलन में जो नीले किसान थे, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनको उनकी समस्याओं से मुक्ति ना मिलती। अगर इसका पूरा श्रेय किसी को जाता है तो बेशक उसमें बहुत लोगों की भागीदारी थी, पर गांधी तो मुख्य हमेशा रहेंगे ही ना, क्योंकि शुरुआत तो गांधी करते हैं ना। देखिए, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। शुरुआत करने वाला कोई एक ही है, शुरुआत करने वाला कोई एक ही होता है। जो मौलिक विचार आते हैं वो केवल एक व्यक्ति के मन में ही आते हैं। एक बहुत अच्छा जो है एक प्रसिद्ध वाक्य है कि अनुकरण की शक्ति जो होती है ना, ये सभी समाजों में पाई जाती है। अनुकरण की शक्ति जो है ये सभी समाजों में पाई जाती है, पर चर्चाओं का वरदान कुछ ही समाजों को मिलता है। तो एक जो चर्चा होती है, एक जो विचार आते हैं, जो एक मौलिक विचार होते हैं, मौलिक मतलब नए आइडियाज जो होते हैं, वो कभी किसी एक व्यक्ति के अंदर ही आता है, वो सबके अंदर नहीं आता है। हर व्यक्ति केवल अनुकरण करता है, उसको फॉलो करता है। और एक विचार ऐसा होता है जो एक किसी व्यक्ति के अंदर आता है और वो दुनिया बदल सकता है। इसीलिए अगर एक भी व्यक्ति कुछ अलग बात कह रहा हो तो उस बात को भी सुना जाना चाहिए, उस बात को भी खारिज नहीं करना चाहिए। आप सहमत असहमत हो सकते हैं उसकी बातों से, पर सुना तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मौलिकता हमेशा किसके अंदर आती है? किसी एक व्यक्ति के अंदर ही आती है। ठीक है, तो गांधी स्मारक जो है, मौलिकता किसके अंदर आई थी यहाँ पे देश को आजाद कराने की? गांधी के अंदर ही सबसे पहले आई थी। क्या इससे पहले, गांधी से पहले क्या देश को आजाद कराने के लिए विद्रोह नहीं हुए थे, संघर्ष नहीं हुए थे? क्या हिंसक आंदोलन नहीं हुए थे? 1857 क्रांति फिर क्या थी? संथाल विद्रोह क्या था? ये सब हुआ था। लेकिन फिर गांधी को ही इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में क्यों माना जाता है कि गांधी का एक बहुत अग्रणी योगदान है? जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक पूरा अध्याय, एक पूरा शीर्षक ही गांधी के नाम से है, जिसको हम कहते हैं गांधी युग, द गांधीयन एरा। ठीक है,
इनके नाम से उस युग को गांधी युग का नाम से जाना गया है। हम पढ़ेंगे, बताएंगे गांधी बाबा जी क्या क्या करके गए थे, ठीक है, और कितना खतरनाक आदमी थे, ठीक है। ये सब अशोक, ये सब आदमी पैदा होता है ना तो मतलब लगता है कि यार पैदा कब से कैसे हुआ था ये भाई साहब, इतना ब्रिलियंट, इतना टैलेंटेड माइंड लेकर के इंसान आ कैसे सकता है इस धरती पर, ठीक है। इनके बारे में आइंस्टाइन बोल के गए हैं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले, E=mc² का जो वो फॉर्मूला दिया था उन्होंने, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन, उन्होंने बोला था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन भी नहीं होगा कि इस भारत देश में कोई एक ऐसा नंगा बूढ़ा फकीर आदमी पैदा हुआ था जिसने पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया था, ठीक है। तो ये गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। तो गांधी स्मारक के योगदान के कारण ही, गांधी के योगदान के कारण ही इस स्मारक को बनाया गया था, जिसको हम गांधी स्मारक के नाम से जाना जाता है। मोतिहारी में बनाया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके एक साल बाद जो 1972 में गांधी स्मारक बना था। और 1971 में मैंने क्या बताया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को अलग करके दो अलग अलग जिले बनाए गए थे, ठीक है। इतना याद तो रहेगा। गांधी स्मारक मोतिहारी में बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और चंपारण सत्याग्रह में योगदानों के कारण बनाया गया था। चौथा जो है एक है जॉर्ज ऑरवेल स्मारक, वहीं पे है, मोतिहारी में ही है, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल स्मारक। आप जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जानते हैं? जॉर्ज ऑरवेल कौन थे? जॉर्ज ऑरवेल का जो जन्म हुआ था वो मोतिहारी में ही हुआ था, पूर्वी चंपारण के थे। और अंग्रेजी साहित्य के वो सबसे बड़े महान रचनाकार माने जाते हैं, महान लेखक माने जाते हैं अंग्रेजी साहित्य के। हालांकि ये कुछ समय बाद इंग्लैंड चले गए थे, इनका पूरा परिवार वहीं सेटल्ड हो गया था, पर इनका जन्म जो है मोतिहारी में ही हुआ था। और इन्होंने अंग्रेजी में ऐसी ऐसी खतरनाक रचनाएं की हैं कि क्या ही बताएं आपको, शानदार रचनाएं हैं। उनमें से एक रचना का मैं नाम आपको बता रहा हूँ। एक तो हैंगिंग करके कुछ रचना है, लेकिन हमको जो सबसे प्रसिद्ध इनकी अच्छी रचनाएं लगती है वो लगती है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म, एनिमल फार्म इनकी रचना है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्या खतरनाक लिखते हैं ये सब, ठीक है। तो जॉर्ज ऑरवेल थे वो अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े कौन थे? साहित्यकार थे, जो आज के टाइम में बिहार को ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे पिछड़ा है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि सभी लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग हैं जो सबसे बेहतर भी कर रहे हैं, ठीक है। और बुराई तो हर जगह पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति में भी जो है अच्छाई और बुराई दोनों होती है, कोई केवल अच्छा तो नहीं होता, ना ही कोई केवल बुरा होता है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। वो अच्छाई और बुराई का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप क्या हैं या आप कौन हैं, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि आप मेरे को अच्छा मानते हैं खराब मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपको यही कहना चाहिए ना कि मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानता हूं, मैं उन्हें अच्छाई और बुराइयों का संघात मानता हूं, ठीक है। क्या मानता हूं मैं? अच्छाई और बुराइयों का संघात मानता हूं, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों जो है वो सभी इंसान के अंदर पर्याप्त रूप में मौजूद होती है। तो आप जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, अगर आप इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज ऑरवेल पे, तो जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान लेखक भी हुए, और इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है एनिमल फार्म। इन्हीं की याद में जो है यहाँ पे स्मारक का निर्माण किया गया। स्मारक क्या होता है? जैसे कि जो बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं जिन्होंने भारत के लिए, बिहार के लिए, विश्व के लिए कुछ ऐसा किया है ना, जिससे उनकी कृति को याद रखा जा सके, आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके, उसके लिए स्मारक का निर्माण किया जाता है। तो जॉर्ज ऑरवेल स्मारक, गांधी स्मारक, ये सब कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। अब बात करते हैं विश्व कबीर शांति स्तंभ के बारे में। विश्व कबीर शांति स्तंभ के बारे में आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूं। थोड़ा आप पहले फैक्चुअल चीज जान लीजिए, ठीक है। देखिए, कबीर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बंदा ऐसा था ना कि क्या ही बताएं कैसा था, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा फैक्ट जान लीजिए। देखिए, बेलवतिया एक गाँव है, बेलवातिया गाँव, ठीक है, वो पूर्वी चंपारण में हिस्सा है वो गांव, ठीक है। उसी गांव में जो है ये विश्व कबीर शांति स्तंभ का स्थापना किया गया है। भारत का ये 8वां शांति स्तंभ है, भारत का ये 8वां शांति स्तंभ है, और बिहार का ये इकलौता शांति स्तंभ है। बिहार का अकेला इकलौता सिंगल शांति स्तंभ है। कौन? विश्व का कबीर शांति स्तंभ, ठीक है। अब एक बात, अब इसके बारे में थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ, कबीर के बारे में। कबीर को ना थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज है ये सब। कबीर देखिए, कबीर का जो जन्म माना जाता है ना, कबीर का जो जन्म माना जाता है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी में माना जाता है। कब से? 13वीं से 14वीं शताब्दी में। मुझे एग्जैक्ट इनका तिथि याद नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, पर हमको जहां तक याद है, जहां तक हमने पढ़ा था, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो है कबीर का जन्म हुआ था, ठीक है। जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो काल को ना 3 भागों में विभाजित किया गया है। काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है, माफी चाहता हूँ, 4 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला काल जो है वो कहलाता है आदिकाल, ठीक है। दूसरा जो काल कहलाता है वो कहलाता है भक्ति काल। तीसरा जो काल कहलाता है वो कहलाता है रीति काल। और चौथा जो काल है उसको कहते हैं आधुनिक काल। आदिकाल बेसिकली क्या था? देखिए, साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो साहित्य में एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, कवि हैं, या एक तरह से उसको आलोचक कहते हैं, समीक्षक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। उसने हिंदी साहित्य में के इतिहास में काल को 4 भागों में बांटा है, क्योंकि कबीर जो थे ना, एक क्या थे, साधु संत थे, पोएट थे, सूफी थे, है ना। तो ये गाना वाना गाते थे, साहित्य वगैरह रचते थे। इसलिए आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कबीर आते ही हैं। मैंने आपको बताया कि कबीर 13वीं से 14वीं शताब्दी में का जन्म हुआ था। तो ये जो काल है ना, काल का विभाजन जो रामचंद्र शुक्ल ने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये ऐसा ही किया है। आदिकाल क्या होता है? आदिकाल को ना वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल में क्या होता था कि वीर रस से परिपूर्ण कविताओं को लिखा जाता था, साहित्य को रचा जाता था। जैसे कि एक उस समय में एक लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, इसी आदिकाल में लिखा गया था। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ना किसका वर्णन है पता है? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, ठीक है। इनके लेखक का नाम जो है चंदवरदाई है। प्रश्न आता है बीपीएससी में, प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए चंदवरदाई हैं। ये प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो में किसकी चर्चा मिलती है रासो में, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान की चर्चा मिलती है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल में ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 17 बार युद्ध हुआ है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में ये गलत बात है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में जो युद्ध का वर्णन किया गया है, 8 बार युद्ध का वर्णन किया गया है कि मोहम्मद गौरी जो है उसका युद्ध 8 बार हुआ है। एक इसी समय में एक और मतलब रचना हुई है जिसको हम प्रबंध चिंतामणि कहते हैं, उसमें 21 बार युद्धों का वर्णन किया गया है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग। अब इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार वो मानते हैं 2 ही बार युद्ध हुआ है, ठीक है, 2 ही बार युद्ध हुआ है। तो सबको मानने का अपना अपना तरीका है, क्या सच है किसी को भी नहीं पता। पर आदिकाल में पृथ्वीराज रासो में माना गया है कि 8 जो है युद्ध हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और जो आपके मोहम्मद गौरी हैं उसके बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। अधिकांश युद्धों में पृथ्वीराज चौहान हराते हैं मोहम्मद गौरी को, लेकिन अंत में जो मोहम्मद गौरी होता है वो विजयी होता है, जीत जाता है, और वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और उसकी आंख फोड़ देता है। उसकी क्या करता है? आंख फोड़ देता है। और अब उसको मारने ही वाला होता है तो चंद्रवरदाई एक बुद्धि लगाते हैं, योजना बनाते हैं, क्यों ना बदला लिया जाए मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी को कहते हैं कि तुमने तो हमारे भगवान का आंख ही फोड़ दिया है, वरना में तुम देख पाते कि इनके पास कितना कौशल था, और तुमने आंख फोड़ दिया तो क्या समझते हो, अभी भी इनके पास कौशल है, यकीन नहीं हो तो प्रतियोगिता करवा के देख लो। तो मोहम्मद गौरी कहता है ठीक है भाई, करवा लेते हैं प्रतियोगिता। तो एक प्रतियोगिता आयोजन करवाया जाता है जिसमें इनके युद्ध कौशल को देखा जाता है। इनको कहा जाता है कि इनके पास बिना देखे ना तीर चलाने की शक्ति थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चंद्रवरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो में, इनके पास ऐसी शक्ति थी। तो अब इनको युद्ध में उतारा जाता है, प्रतियोगिता में उतारा जाता है, और जितनी भी सैनिक थे मोहम्मद गौरी के, उन सभी सैनिकों को ये धूल चटा देते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी तो एकदम पगला जाता है, बोलता है साला ये कहाँ से आ गया भाई उठ करके, है ना, हम तो मजाक समझ के रखे थे इसको, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है, तो हमको अकेले खा जाता है अगर हम अकेले युद्ध में जाते तो, है। पृथ्वीराज चौहान तो बहुत ताकतवर व्यक्ति थे ना भाई, ठीक है, राजपूत राजा ऊपर से ताकतवर। तो इसके बाद जो है अब जो है ना, अब ये जो चंद्रवरदाई है, ये बताएगा कैसे, ये चंद्रवरदाई जो है ये बताएगा कैसे कि मोहम्मद गौरी बैठा कहाँ पर है, मोहम्मद गौरी बैठा कहाँ पर है, क्योंकि सबको तो मार चुका है, लेकिन अंतिम लक्ष्य किसको मारने का है? मोहम्मद गौरी को मारने का है। यही चंद्रवरदाई की योजना भी थी, इसीलिए तो उसने भड़काया था मोहम्मद गौरी को। तो उसको कैसे बताएगा पृथ्वीराज चौहान को? पृथ्वीराज चौहान के पास तो आंखें ही नहीं है, तो इसीलिए वो कहता है कि 4 बांस, क्योंकि ऊपर में बैठा रहता था ना सुल्तान, उस समय ऊपर में बड़ा सा सिंहासन था, उसमें बैठा रहता था, तो ऐसे कहता है कि 4 बांस 24 गज, गज का मतलब मान लीजिए 4 बांस हो गया, और यहाँ से बता रहा है 24 गज, ठीक है। अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल जिससे वो पकड़ते हैं ना तीर को, अंगुल अष्ट प्रमाण, 3 उंगली से पकड़ते हैं, 5 उंगली प्लस 3 उंगली, ऐसे ही तो तीर पकड़ा जाता है। तो अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, उसी 4 बांस 24 गज के पास ऊपर में सुल्तान बैठा, ता ऊपर सुल्तान, ठीक है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है, ता ऊपर सुल्तान है,
मत चूकई चौहान, और इसके बाद सीधा बोलता है चूको मत चौहान, चला दो बाण, और जैसे ही चलाता है सीधा जो सर धड़ से अलग कर देता है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो ये जो रचना लिखी जा रही थी ये सब चीज आदि काल में लिखी जाती थी। एक ऐसा था कि 16 बरस क्षत्रिय जीवे बाकी जीवन को धिक्कार, ऐसे करके कुछ था, एक मेरे को याद नहीं है सही तरीके से। दूसरा जो है वो है भक्ति काल के बारे में। ये काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यही कबीर का काल है, कबीर इसी समय में पैदा हुए थे। 13वीं 14वीं शताब्दी का जो काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए भक्ति का, जब भक्ति की बात आ जाती है तो इसमें कहा किसकी भक्ति हो रही होगी, किसकी भक्ति हो रही होगी, ईश्वर की भक्ति हो रही होगी। इसी समय में मीराबाई भी आती हैं, इसी समय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन थे आपको पता है? चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे और दक्षिण भारत से लेकर पूरे भारत ये घूमते हैं और श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को जानते, यूपीएससी में से प्रश्न भी पूछा गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे भारत के भविष्य को बदल दिया था, है ना। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में भी, अभी पिछले 1-2 साल पहले प्रश्न आया था ये वाला, चैतन्य महाप्रभु के योगदान के ऊपर। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु थे। दूसरा मीराबाई थी। मीराबाई को कौन नहीं जानता है भाई, मीराबाई तो एकदम कृष्ण की इतनी बड़ी दीवानी थी कि एक श्लोक भी इनका है कि मीरा हुई कृष्ण की दीवानी रे, मीरा हुई कृष्ण की दीवानी रे, लोग कहें मीरा हुई बावरी रे, लोग कहें मीरा हुई बावरी रे, मैं तो हुई कृष्ण की दीवानी रे, सास कहे कुलनासी रे। क्योंकि मीरा का विवाह हो गया था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सास भी इसको कुलनासी कह रही है, लोग कह रहे हैं कि पागल हो गई, बावरी हो गई है मीरा। ठीक है, लेकिन मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ। तो उस टाइम पर मीरा जो है उस टाइम इस तरह से बातें कर रही थी। तो जो मीरा लोग थे ना, ये लोग सगुण ईश्वर को मानते थे। किसको मानते थे? सगुण ईश्वर को। आपको सगुण और निर्गुण समझना पड़ेगा पहले। देखिए सगुण क्या होता है, सगुण और निर्गुण। देखिए सगुण ईश्वर को 2 रूपों में माना गया। पहला सगुण ईश्वर। सगुण ईश्वर क्या होता है? देखिए जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं उसको एक आकार रूप में पूजते हैं। ठीक है, जैसे कि आप महादेव को पूजते हैं तो महादेव देखिए गले में सर्प लटका के बैठे हुए हैं, माथे पे चंद्रमा धारण किए हुए हैं महादेव, तो उसका सगुण रूप है, आकार रूप में जब आप पूजा करते हैं। जैसे विष्णु जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, आप जब उनके सामने एक मूर्ति के रूप में एक आकार में है और आप उसकी पूजा करते हैं तो आप कहिएगा कि हम सगुण रूप, ईश्वर के सगुण रूप की पूजा करते हैं। तो इस चीज को मानने वाले, ईश्वर के इस रूप को मानने वाले, इनको सगुण कहते हैं, जो ईश्वर को किसी निश्चित आकार में मानते हैं। और निर्गुण रूप को मानने वाले ये ईश्वर को किसी आकार के रूप में नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर का किसी कोई एक आकार है, इस चीज को ये खारिज कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं। जैसे शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य ये निराकार, ये निर्गुण थे, ये निर्गुण ईश्वर को मानते थे। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। हम पढ़ेंगे कभी दर्शन शास्त्र ना, इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इतने इतने वाद है कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो निर्गुण को जो मानते थे शंकराचार्य लोग जैसे मानते थे। ठीक है, इन्होंने कहते थे कि केवल एक ही सत्ता वो ब्रह्म की है और ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, जैसे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो भी बात को मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, अल्लाह का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है निर्गुण की श्रेणी में रखा जाता है। तो सगुण ईश्वर को मानने वाली में कौन थे? मीरा थी। और कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, जो कृष्ण को एक रूप में मानते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन कबीर जो थे ना, ये निर्गुण थे। कबीर कौन थे? निर्गुण थे। ये निर्गुण ईश्वर को मानते थे, ये ईश्वर को मानते थे पर ये किसी मूर्ति को नहीं मानते थे, किसी कर्मकांड को नहीं मानते थे। कबीर इस टाइप के बंदे थे, तो निर्गुण थे। लेकिन ये जो भक्ति काल था, ये तो इस काल को इसलिए माना गया क्योंकि ये काव्य का काल है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जा रही थी और उसमें कबीर भी थे। कबीर तो जो थे पढ़े लिखे उतने नहीं थे। ठीक है, अनपढ़ टाइप के व्यक्ति थे। और देखिएगा जो अनपढ़ लोग होता है उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा देखिएगा कंफ्यूज रहेगा, दुनिया जीवन में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसको कुछ भी बोल दीजिएगा, हाँ इसका ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो गया तो वो अपने लाइफ में कभी सीरियस नहीं, मतलब कभी भी वो अपने लाइफ में एक जगह टिक के नहीं रहता है। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है। इसीलिए वैसा व्यक्ति हमेशा व्यक्तित्व विभाजन का शिकार होता है। ठीक है, व्यक्तित्व विभाजन का शिकार होता है। व्यक्तित्व विभाजन क्या होता है कि जैसा वो है और जैसा उसको होना चाहिए उसके बीच के अंतराल को हम व्यक्तित्व विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ना जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, समझदार आदमी होगा, वो कभी एक खास निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो हमेशा देखिएगा ना कंफ्यूज ही रहेगा हमेशा। और जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो समझदार नहीं होगा, वो देखिएगा हर बात को लेकर एकदम निश्चित रहेगा। उससे पूछिए भाई भगवान को मानता? हाँ मानते हैं। कौन सा भगवान को मानते? महादेव को मानते हैं। विष्णु को काहे नहीं मानते? नहीं मानते हैं, बस महादेव को ही मानते हैं, बस उसके पास इतना ही सवाल है। हम मानते तो मानते हैं। बोलेगा भाई भारत को मानता है, पाकिस्तान को नहीं मानते। काहे नहीं मानते पाकिस्तान को?
भारत पे आक्रमण करता, नहीं मानते इसीलिए। अब उसके पास कोई तर्क नहीं है, पाकिस्तान एक देश के रूप में जो मान्यता दिया है उसको, जिसे यूएन बोला ये देश है, तो भाई तुम कैसे नहीं मान, वो सब नहीं जानते यूएन फ्यूएन, हम बस भारत को मानते बस। तो एकदम निश्चित रहता है एक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो कबीर वैसे अनपढ़ थे पर मूर्ख नहीं थे, पर निश्चित थे, और निश्चित थे, जो बात बोलते थे बहुत खड़ी बात बोलते थे, है ना। तो निर्गुण, तो चूंकि ये जो भक्ति काल था, भक्ति काल जो था ये काव्य का काल था, उसमें बहुत सारे काव्य लिखे जा रहे थे, इसीलिए इस काल को दो भागों में बांटा गया। एक सगुन, सगुन ई पे लिख दूं क्या, सगुन के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, सगुन सगुन प्रेमाश्रयी काव्यधारा और निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा। निर्गुण, अब देखिए प्रेमाश्रय, चूंकि भाई भगवान का बात है तो भगवान से क्या लड़ाई करोगे, प्रेम ही तो करोगे, तो इसीलिए इसको प्रेमाश्रय कहा जाता है। और क्या है काव्य, अब एक काव्य लिखा जाएगा तो उसको काव्य कहेंगे, लेकिन जब लाखों काव्य एक साथ लिखे जा रहे हैं उस समय में तो वो धारा बन जाती है। एक व्यक्ति का विचार विचार होता है, लेकिन वही अगर बहुत सारे, मतलब एक विचार को पूरी दुनिया फॉलो करने लगती है तो वो विचारधारा बन जाती है, ठीक है। तो सगुन जो है इस काल को, इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक सगुन प्रेमाश्रयी काव्यधारा और दूसरा निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा। जो सगुन प्रेमाश्रयी काव्यधारा को मानने वाले लोग थे उसमें मीरा थे, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग थे, और जो निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा को मानने वाले थे उसमें कबीर जैसे लोग आते थे। अब कबीर बड़ा खतरनाक आदमी थे, निर्गुण थे, निर्गुणेश्वर को मानते थे, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते थे, और उस समय में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन था। जाति व्यवस्था अपनी चरम स्तर पर थी, ब्राह्मण लोग को बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। अब ब्राह्मण से इनका बड़ा खुन्नस रहता था, ब्राह्मण को हमेशा बेचारा गड़ियाता था, इतना खतरनाक तरीके से गड़ियाता था कि साला ब्राह्मण सोचता हम करे तो करे क्या। क्या बोलते हैं, देखो ब्राह्मण को कितना खतरनाक बात बोलते हैं, कहते हैं कि जेतु बाभन बभनी के जाया, आन बाट के क्यों नहीं आया। अगर तुम इतना ही बड़का ब्राह्मण है रे, इतना ही बड़ा ब्राह्मणी है तुम, ठीक है, तो माँ के गर्भ से क्यों पैदा हुए, पहाड़ फाड़ के निकलते ना, तब ना बुझते। कितना बड़ा बात बोल दिया, क्योंकि हम सब की जन्म की प्रक्रिया माँ के गर्भ से है, हर एक व्यक्ति माँ के गर्भ से। तो तुम कैसे बावन हो गया बे, और हम कैसे सारा नीचे जाति के हो गए बे। सबके जन्म की प्रक्रिया तो एक ही है ना, माँ के गर्भ से ही है। तो तुम कौन होते हो बताने वाला क्या सही है क्या गलत है। जाति व्यवस्था तुम बनाने वाले कौन होते हो, क्या ईश्वर ने बनाया है जाति को, नहीं तुमने बनाया, तो तुम होते कौन हो बनाने वाले, ठीक है। इसलिए कहते हैं जेतु बावन बभनी के जाया, आन बाट के क्यों नहीं आया। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति भगवान को मूर्ति के रूप में तो स्वीकार करते नहीं थे, तो ऐसे गड़ियाते थे। जो सगुन को मानने वाले लोग थे, जो मूर्ति को मानने वाले लोग थे, उनको ऐसे गड़ियाते थे कि पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ती चाकी भली पिस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजना पसंद करूंगा। किसको पूजना पसंद करूंगा, पहाड़ को पूजना पसंद करूंगा। कम से कम इससे अच्छी तो वो आटे की चक्की है जिसको पीस के संसार 2 वक्त की रोटी तो खाता है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ती चाकी भले पिस खाए संसार। एक इनका बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो महिलाओं के लिए, श्लोक तो नहीं कह सकते हैं इसको, दोहा कह सकते हैं, ठीक है, दोहा कह सकते हैं। तो एक दोहा और है इनका कि पतिव्रता मैली भली, महिलाओं के लिए है था ये, कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता अगर मैली भी है ना, जो पति से अपना सच में प्रेम करती है, ठीक है, अगर वो पतिव्रता मैली भी है, काली भी है, कुचित भी है ना, कुरूप भी है ना, ठीक है, तो पतिव्रता काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर, अगर पतिव्रता का रूप है वो, अगर वो पतिव्रता का रूप है तो उस रूप पर मैं 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, माफी चाहता हूं मैं बीच में भूल गया था सेंटेंस। पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता अगर मैली भी है, काली भी है, कुचित भी है, कुरूप भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो वास्तव में पतिव्रता है तो उसके उस रूप पे मैं हजारों सुंदरताएं कुर्बान कर सकता हूं। तो ये कबीर कह के गए थे। अब जैसे हम जैसे लोग थे, अब कबीर के पास अगर आ गए, ठीक है, जो आलसी लोगों को देख के कबीर को बड़ा गुस्सा आता है, जैसे मेरे जैसा आलसी आदमी अब कबीर के पास आके कर सोच रहे हैं इस काम को कल कर ले तो कैसा रहेगा। अब कबीर रहते तो क्या बोलते, इधर आ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। हम बोले सर ठीक है जाओ जल्दी करो। लठियाने भी लगे, कबीर हैं भाई, मारते पीटते पूरा मार मुंह से मार देते थे सबको, इतना खतरनाक मारते थे कबीर। तो इसीलिए कबीर को जो है ना निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। और इसीलिए कबीर को जो है ना बहुत ज्यादा मान्यता मिली 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर। और आज भी आप देखेंगे घर घर में कबीर के दोहे गाए जाते हैं,
ठीक है। इसीलिए कबीर के नाम में कबीर में तो सौ का सा मतलब शांति का सा नहीं था, कि इतना अशांत आदमी थे, सबको कर जाते थे पकड़ की तरफ से, किसी को छोड़ भी नहीं करते थे, ना बावन को छोड़ते थे, ना जाति व्यवस्था को मानने वाले को छोड़ते थे, ना मूर्ति को मानने वाले को छोड़ते थे, किसी को छोड़ते ही नहीं थे, ठीक है, इतना खतरनाक थे, ठीक है। तो जो है इसीलिए इनके यादों में विश्व कबीर शांति स्तंभ जो है वो बनवाया गया है बेलवातिया गांव में 2002 में, जो कि भारत का 8वां और बिहार का इकलौता जो है क्या है, बिहार का इकलौता क्या है, शांति स्तंभ है। रीतिकाल के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो रीतिकाल में जो कवि थे उसको युद्ध से को मतलब था नहीं, रीतिकाल में तक आते आते युद्ध वगैरह शांत हो गया था, जो युद्ध होता था राजा के बाद में वो सब होता था भक्ति काल आदि काल में पूरा युद्ध चलता था, एकदम मार काट मचा के रखते थे राजा लोग। रीतिकाल तक आते आते एकदम पूरा शांत हो गया माहौल, ठीक है। उस समय जो है एकदम मजा मजा में रहते थे सभी राजा लोग, बैठ के अंगूर चूस रहे हैं, कविताओं का दौर चल रहा है राज दरबार में, ठीक है, कवियों का एकदम एक संगठन बना करके रखा हुआ है, ठीक है, रीतिकाल में। तो उस समय ऐसा ही चलता था एकदम, उस समय ऐसा होता था कि जो अच्छा कविता, जो अच्छा कविता, अच्छा छंद, अच्छा दोहा सुना करके जाएगा, वो एक गांव उसको दान में दे दिया जाएगा, उसको बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी दान में। इसीलिए इस टाइम में कवियों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी समय कवि पैदा होते हैं, उसको कहते हैं बिहारी। हालांकि तो वो बिहारी नाम है, पर बिहार के नहीं थे, राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है, नाम था बिहारी उनका। तो बिहारी के बारे में बहुत अच्छा एक इनका श्लोक है, जिसपे इनको 7 गांव दान दे दिया था राजा ने। वो ऐसा है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। इनका ये प्रसिद्ध जो है क्या बोल, इसको दोहा बोलिए, श्लोक बोलिए, जो बोलना है कहिए, लेकिन ये बोल करके ना मतलब बिहारी ने दिल जीत लिया था, ठीक है। अब इसके बारे में उनको डिटेल से समझाएंगे। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। कभी अगर हिंदी साहित्य को पढ़ाने का मौका मिल रहा तो फिर उसको हम पढ़ाएंगे जरूर बिहारी के बारे में। फिर आधुनिक काल में तो जो कविता है आप भी आज जानते हैं उसको, 1950, 1970, 1980, 1990 और अभी तक जो चल रही है आधुनिक काल ही है। इस समय जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं वो सब आधुनिक काल की कविताएं मानी जाती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे युग भी आएंगे, छायावाद वगैरह सब युग आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें भक्ति काल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए भक्ति काल को जब तक आपको कबीर को समझाने के लिए आपको भक्ति काल समझाना बहुत अनिवार्य था, इसके बिना आपको कबीर को नहीं समझ सकते थे। तो कबीर जो है बड़े खतरनाक बंदे हुए, और इसीलिए इनके यादों में शांति के कारण से इनके बहुत शांत आदमी थे ये। तो विश्व कबीर शांति स्तंभ बेलवतिया गांव में बनाया गया। एक सीता कुंड भी यहाँ पर है। सीता कुंड में ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राम और सीता जी जो थे वो त्रेता युग की कहानी है, ठीक है। तो कलयुग है, उस समय त्रेता युग था। तो सीता कुंड माना जाता है कि यहीं पर जो है सीता जी एक बार स्नान की थी, इसीलिए इस कुंड को सीता कुंड माना जाता है। सीता जी ने स्नान किया था, इसलिए इस कुंड को सीता कुंड माना जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। रवीश कुमार भाई, एनडीटीवी के पत्रकार, कितने खतरनाक पत्रकार है ना, हिला के रख देते हैं एकदम माहौल को। मेरे को लगता है ना ये जो रवीश कुमार है ना, ठीक है, हम इसको ये नहीं तो कह सकते कि ये बायस्ड नहीं है चीजों को लेकर के, लेकिन अगर हम सारी मीडिया में तुलना करें ना तो मेरे को ये ज्यादा बेहतर लगते हैं। बेहतर इसलिए लगते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अगर ये किसी का क्रिटिसाइज करते किसी को और उसकी अच्छी बातों को नहीं बताते हैं तो कम से कम बुराई तो बता रहे हैं, कमियों को तो बता रहे हैं, भले अच्छा ही ना बताओ। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, अच्छाई बताने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम में ये अच्छा है, तुम में ये अच्छा है, तुम में यही अच्छा है, लेकिन आपको बुराई बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और जो वास्तविकता में आपको बुराई बताने वाले लोग हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि वो आपकी कमियों को जानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती है, पर अगर उस व्यक्ति को ये पता हो कि मेरे अंदर कमी है तो वो ठीक नहीं कर लेगा। मेरे अंदर क्या कमी है मेरे को नहीं पता है, वो आप बताएंगे मुझ में क्या कमी है। तो हर व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार से कमी है, ठीक है। तो जब जो आपकी कमियों को बताए वही आपका सच्चा साथी होता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, उससे नाराज हो जाते, कहते हैं सब लोग मेरा तारीफ करता है, तू कैसा लड़का है, ईगोइस्टिक लड़का है, तू तारीफ नहीं करता है मेरा, है ना। तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है। जो आपकी कमियों को बताए वही आपसे सच्चे प्यार करने वाले व्यक्ति होते हैं आपको, ठीक है। तो रवीश कुमार को आप जानते ही हैं, रवीश कुमार बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते हैं। इनको तो एक अवार्ड भी मिला है हाल फिलहाल में, मुझे को याद नहीं है, मैक्स से अवार्ड मिला है इनको। तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये रवीश कुमार, ठीक है। इनकी बात करने की जो शैली है ना मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ स्तर पर जो ये बिहारी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसलिए मुझे ज्यादा पसंद भी है ये। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में आपको बता ही दिए कि अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे जिन्होंने एनिमल फार्म, द हैंगिंग नामक बहुत सारे रचनाएं की, किताबों की रचनाएं की। उद्योग में यहाँ पर जो है चीनी मिल है एक, और बटन उद्योग है। चीनी मिल क्या है, चीनी मिल जो है ना यहाँ पे मोतिहारी में, चकिया में, सुगौली में,
ये सब जगह है पूर्वी चंपारण में। तो ये मोतिहारी में, चकिया में, सुगौली में, इन 3 जगहों पे चीनी मिल है। लेकिन चीनी मिल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई इसको ठीक करवाइए, सही से चलवाइए इसको बिहार गवर्नमेंट। और बटन उद्योग, मेहसी शिल्प है कि यहाँ पर मेहसी शिल्प, ठीक है, ये बटन उद्योग इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, इसका मांग विश्व भर में है, इसके बटन की मांग जो है विश्व भर में भी है। लेकिन ये जो बेचारा सिमट के रह गया है, पूर्वी चंपारण तक ही सिमट के रह गया है बेचारा, इसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, वरना इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आगे चला जाता अगर इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग मिलते तो। लेकिन वही है, गवर्नमेंट को क्या ही बोल सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, भैया इसको किसी तरह उठाइए ऊपर, ठीक है, तभी तो बिहार समृद्ध हो सकेगा, यहाँ के लोग जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, है कि नहीं, तभी तो हमारा देश जो है, हमारा बिहार जो आगे जा पाएगा। अगर आप अपने सारे उद्योग धंधे ही बंद कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, तब तो सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ ही रुख करेंगे ना, ठीक है। सड़क मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं, बटन उद्योग हो गया, चीनी मिल हो गया, मोतिहारी, चकिया, सुगौली में चीनी मिल है, ठीक है। सड़क मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं, NH 28, 28A 98 54, 28, 28A 98 54, मोतिहारी से पटना जाने वाली ये सड़क है, ठीक है, मोतिहारी से पटना जाने वाली ये सड़क है, NH 28, 28A 98 54, NH 28, 28A 98 54, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा टॉपिक आप मेरे को कमेंट में बताइए, अगर कुछ कमी दिखती हो तो बताइए, उसको भी ठीक करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं भावनाओं में भर कर पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ, आप केवल उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करें। अपने जीवन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो घटती है, पर हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस लेसन के माध्यम से, 40 मिनट या 30 मिनट के वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ज़िंदगी में आप सीख सकें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वास्तविकता में लड़ाई तो ज़िंदगी की होती है कि नहीं। सरकारी नौकरी तो आती जाती रहेगी, उसका क्या महत्व है, उसका क्या वैल्यू है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, है ना। तो वास्तविक लड़ाई ज़िंदगी की होती है। अपनी ज़िंदगी में आप कितना बेहतर व्यक्ति बन पाए, कितने अच्छे इंसान बन पाए, देश के लिए, समाज के लिए क्या कर पाए, ये ज़्यादा महत्व रखता है बस सरकारी नौकरी की अपेक्षा। तो इसीलिए जो है थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हो।